गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो प्रीलिम्स बूस्टर का हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमारे क्रूड ऑयल प्राइसेस जो इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे, ऑलमोस्ट $70 पर बैरल हो चुके थे जो मार्च में, अब वो कम होके $63 पर बैरल हो गए हैं इस मंथ। और ये क्यों हुआ है? बिकॉज देयर इज़ अ फेयर कि जो है न्यू ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगी कंट्रीज़, बिकॉज देयर इज़ अ सर्ज इन कोविड केसेस। इंडिया में भी आप देख रहे हो केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे यूरोप में भी केसेस बढ़ रहे हैं, अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं कोविड के। तो जो है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कंट्रीज़ दोबारा से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगी, अपनी इंटरनल लॉकडाउन्स लगा देंगी। सो डिमांड ऑफ द क्रूड ऑयल इज़ गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड। इसीलिए जो है ये जो इसके प्राइजेज़ हैं वो कम हो रहे हैं। तो हुआ क्या था कि जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था कोरोना में, तो जो अप्रैल 2020 के आसपास की बात है, जब मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा था, तो देयर वर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आल्सो। तब क्या था, जो है ओपेक ने ये डिसाइड किया था कि हम प्रोडक्शन कट्स करेंगे बिकॉज देयर इज़ लेस डिमांड। तो हम पहले प्री पैंडेमिक लेवल पे जो है उस इतनी लेवल की प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उतनी डिमांड है नहीं है। तो इसलिए उन्होंने प्रोडक्शन कट्स शुरू किए थे। लेकिन जब धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हटनी शुरू हुई, तो उन्होंने जो है अपने प्रोडक्शन कट्स को फिर भी उन्होंने कंटिन्यू रखा, सो दैट आर्टिफिशियली जो है वो प्राइजेस इंक्रीज रहें। लेकिन अभी रिसेंटली जो है फरवरी के बाद, मार्च के बाद जो है खासकर, धीरे धीरे उन्होंने अब ये प्रोडक्शन कट्स जो उनके थे उनको उसको रिवर्स करना शुरू किया। उन्होंने अपनी सप्लाई बढ़ानी शुरू किया एक तरह से। और ओपेक प्लस का ये टारगेट है कि बाय जुलाई जो है वो 1.1 मिलियन बैरल्स पर डे जो है वो धीरे 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 इंक्रीज करें इसकी क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को। तो अब क्या हुआ है कि अब गैसोलीन जो है यूएस में हम पेट्रोल को कहते हैं एक तरह से। तो जो गैसोलीन है, यूएस के जो ऑयल की प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट इंक्रीज हो रही है देन फॉल इन क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज। ठीक है, तो मतलब जो बाकी क्रूड ऑयल है उसके कंपैरिजन में यूएस में जो पेट्रोलियम की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा इंक्रीज हुई है। ऑफ कोर्स देयर वाज एन डिक्रीज अर्लियर, फरवरी में बहुत डिक्रीज हुआ था अब जो है प्रोडक्शन का बिकॉज ऑफ एबनॉर्मली कोल्ड वेदर। लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज उन्होंने कर दिया, ऑलमोस्ट 11 मिलियन बैरल्स पर डे का इंक्रीज उन्होंने कर दिया है यूएस ने। धीरे धीरे अब सारी कंट्रीज़ जो है वो अब इंक्रीज करने वाली हैं सप्लाई को। जब सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो क्या आपको पता ही है, इकोनॉमिक्स का बेसिक कंसेप्ट है, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड उतनी नहीं है, तो जो है प्राइजेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो अब जो है अगर सप्लाई में उतनी ज़्यादा जो है वो सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन देयर इज़ अ चांस कि डिमांड जो है वो अब कम हो जाएगी बिकॉज न्यू ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। तो इसीलिए जो है धीरे धीरे क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो कम हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किए हुए थे वैसे भी क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है प्रोडक्शन कट्स करके जो है ओपेक ने जानबूझकर इंक्रीज किए हुए थे। वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहते थे फ्रॉम ऑल द लॉसेस दैट दे हैव सफर्ड फ्रॉम कोरोना वायरस पेंडेमिक। So they were resorting to artificial restrictions, artificial inflation of prices. Now they are uh, removing those production cuts and they are going back to the normal level. सो इसीलिए जो है अब ये प्राइसेस जो है वो रैशनलाइज हो जाएंगे। इंडिया वाज डिमांडिंग कि ये प्रोडक्शन कट्स जो कर रही हैं ये ओपेक की कंट्रीज़, इसको विड्रॉ कर लिया जाए बिकॉज हमारी कंट्रीज़ में भी तो इकोनॉमिक रिकवरी की ज़रूरत है। अगर हमारे प्राइसेस इतने ज़्यादा हाई चले जाएंगे एक फ्यूल के, जो कि चले गए थे, उससे हमारी इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो सफ़र हो रही थी। इसीलिए इंडिया ने खास करके सऊदी अरेबिया को ये कहा था कि आप अपने प्रोडक्शन कट्स को विड्रॉ करो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दरबार मूव। तो आफ्टर अ ऑलमोस्ट 150 सालों के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर में ये दरबार मूव जो होती थी उसका एक जो है ट्रेंड उसको चेंज किया गया है, जिसमें अब कहा गया है कि सारा सामान साजो सामान लेकर हम अब कैपिटल को अपनी शिफ्ट नहीं करेंगे श्रीनगर से जम्मू में, या फिर जैसे इस केस में अब श्रीनगर से अब उसको जम्मू से उसको श्रीनगर शिफ्ट करना है गर्म क्योंकि समर्स आ रही हैं। तो सारा कुछ सामान जो है वो शिफ्ट नहीं होगा, सिर्फ सेंसिटिव रिकॉर्ड्स को लेके जाया जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है दरबार मूव क्या होते हैं कि वहाँ पर हर 6 महीने बाद समर्स और विंटर्स में कैपिटल को शिफ्ट किया जाता है। तो समर में कैपिटल जम्मू बन जाती है जम्मू कश्मीर की, और विंटर्स
आई एम सॉरी, समर्स में जो कैपिटल है वो श्रीनगर बन जाती है जम्मू कश्मीर की, और विंटर्स में जो कैपिटल होती है वो जम्मू बन जाती है। ठीक है, तो ये उसका शेड्यूल भी दिया हुआ है कि क्या कैसे चेंज किया जाता है। जम्मू जो है वो अब जब जम्मू, अब जैसे आज के टाइम पे क्या होगा, अब समर्स आने लगी हैं, तो जम्मू में जो लास्ट फ्राइडे और सैटरडे होगा अप्रैल का, उसमें ऑफिस को बंद कर दिया जाएगा। और एक हफ्ते बाद उसको ऑफिस को बंद करने के एक हफ्ते के बाद जो नेक्स्ट मंडे आएगा, उस टाइम पर श्रीनगर में जो है वो ऑफिस को ओपन किया जाएगा और वो न्यू कैपिटल बन जाएगी फॉर द समर सीजन। ठीक है, तो ये ऐसे बाई एनुअल शिफ्ट किया जाता है और सारा साजो सामान लेके शिफ्ट किया जाता है। जितना सामान होता है उनका वो वहाँ से लेके जाते हैं, उसको मूव करते हैं, तो करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। ठीक है, तो इस ट्रेडिशन कब शुरू किया गया था? 149 ईयर्स पहले जो डोगरा रूलर्स थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने ट्रेडिशन को शुरू किया था। अब उनका मकसद कुछ और था उस टाइम पे। उस टाइम पर जो जम्मू एंड कश्मीर जो था, वो जो अभी प्रेजेंट वाला है उससे बहुत बड़ा था। आपको पता ही है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो था वो भी इसी का पार्ट था, और जो लद्दाख जो अब सेपरेट यूनियन टेरिटरी बन गया वो भी इसी का पार्ट था, जम्मू एंड कश्मीर का। तब क्या करते थे वो, इसलिए जो है जम्मू से उन्होंने उसको कैपिटल को शिफ्ट करते थे, सो दैट लद्दाख के ऊपर भी ध्यान दिया जा सके, क्योंकि कश्मीर इज़ क्लोज टू लद्दाख। और विंटर्स में जो है खासकर जो है लोगों के पास पहुंचना, लद्दाख के लोगों के पास पहुंचना, इट वाज द मेन टास्क ऑफ द रूलर्स। और वो लोगों को अपने साथ कनेक्टेड रखने के लिए जो है वो कैपिटल को शिफ्ट करते रहते थे। ठीक है, तो अब जो है वो अब सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, अब लद्दाख सेपरेट यूटी बन गया है और जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ सेपरेट यूटी। तो अब अभी भी ऑफ कोर्स ये बाई एनुअल जो है चेंज तो होगा, लेकिन अब क्या कहा है उन्होंने कि हम सारा सामान लेके चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत खर्चा आ जाता है। ठीक है, तो इसकी क्रिटिसिज्म भी किया गया था इस दरबार मूव का। रादर 1980s में जो है उस टाइम पर जो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, उन्होंने कहा था कि बहुत खर्चा होता है, तो ऐसा करते हैं हम परमानेंट ही बना देते हैं कि कुछ डिपार्टमेंट्स परमानेंटली जम्मू से ऑपरेट करेंगे, कुछ डिपार्टमेंट्स परमानेंटली कश्मीर से ऑपरेट करेंगे। लेकिन जो जम्मू में उस टाइम पर 45 डेज़ का प्रोटेस्ट हुआ था, कुछ बंद हुआ था, तो ये ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया गया। बहुत से लोग जो है वो इस दरबार मूव को क्रिटिसाइज करते हैं, बिकॉज इसमें 200 करोड़ रुपए का जो है वो हर साल का खर्चा आता है। और आजकल जब कोरोना का टाइम चल रहा है, तो ये इतना, वैसे ही सरकारों के पास पैसा नहीं है, इवन सैलरीज देने का भी पैसा नहीं है, तो 200 करोड़ रुपए सिर्फ इस एक एनुअल ट्रेडिशन के ऊपर खर्च करना, इट वाज नॉट सेंसिबल। इसीलिए जो है वहाँ की यूटी जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि हम सिर्फ जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वाला सामान है सिर्फ उसी को लेके शिफ्ट करेंगे, बाकी हम सारा का सारा जो है वो प्रोसेस को हम डिजिटाइज कर देंगे, ताकि हमें कुछ भी फिजिकल जो है वो शिफ्टिंग ना करनी पड़े। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने भी बोला था कि इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड एनर्जी, और इसका कोई लीगल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है दरबार मूव ट्रेडिशन का, तो इसको जल्दी आप इसको ख़त्म कर दो। वैल्यूएबल रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं स्टेट के, जो कि नॉन एसेंशियल यूसेज है, कोई इसका आपको कोई एसेट क्रिएशन नहीं हो रही है, आप सिर्फ बिना मतलब का एक खर्चा कर रहे हो, तो उसको कट करने के लिए जम्मू कश्मीर के जो हाई कोर्ट है उन्होंने बोला था कि इसको आप ख़त्म करो। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है कि हम ई गवर्नेंस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मूव करेंगे, और सिर्फ सेंसिटिव रिकॉर्ड्स जो हैं उसी को ही शिफ्ट किया करेंगे जब ये कैपिटल का शिफ्ट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है एडहॉक जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई तो प्रोसीजर जो है वो एक फॉलो किया जाना चाहिए कि एडहॉक जजेस जो अपॉइंट किए जाते हैं हाई कोर्ट में, उसके लिए कोई तो एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होना चाहिए। सिर्फ हाई कोर्ट्स में वैकेंसीज हैं, ये एक एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट का। ठीक है, तो अब ये इशू क्या है कि देयर इज ऑलमोस्ट 411 रेगुलर जजेस की वैकेंसी है हमारे हाई कोर्ट्स में, और जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट्स के, वो क्या करते हैं कि क्योंकि वैकेंसीज तो फिल होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अपॉइंटमेंट सिर्फ तब होनी चाहिए कि जब हर तरह की जो है उनकी हाई कोर्ट्स की कोशिश टू अपॉइंट जजेस जो है वो अगर बिल्कुल हर ऑप्शन एक्सप्लोर करके वो ख़त्म हो चुका है, तभी वो एंड लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए कि हम एडहॉक जजेस को अपॉइंट करेंगे और उनसे हम अपने हाई कोर्ट का काम चलवाएंगे। ठीक है, अभी एडहॉक जजेस कौन होते हैं? ये एडहॉक जजेस वो होते हैं खासकर जो कि रिटायर हो चुके हैं, और वो अब उनको हम जो है कोई भी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो
कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट लेके किसी भी रिटायर्ड जो जज को, जो कि उस हाई कोर्ट के भी जज हो सकते हैं रिटायर्ड, या फिर किसी और हाई कोर्ट के जज भी रिटायर्ड हो सकते हैं, उनको एज अ जज अपॉइंट कर देते हैं हाई कोर्ट में फॉर फ्यू टाइम, ठीक है, कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए। अब वो जब उनको टेम्पररी पीरियड के लिए एड हॉक जजेस को जो है अपॉइंट किया जाता है, तो उनको अलाउंसेस जो है वो प्रेसिडेंट जो डिटर्मिन करते हैं उसके हिसाब से दिए जाते हैं। सारी ज्यूरिसडिक्शन, पावर और प्रिविलेजेस जो है वो सेम जो हाई कोर्ट जज की होती है वो सारी उनको मिलती है, लेकिन फिर भी वो हाई कोर्ट के जज नहीं कहलाते, वो उनको हम एड हॉक जज ही मानते हैं, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि एक प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए जिसमें जो है जब भी चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के, वो अगर ऐसी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं एड हॉक जज की, तो उसमें पता होना चाहिए, उसमें कोई लिमिट होनी चाहिए कि इतनी थ्रेशहोल्ड पेंडेंसी है, मतलब जब हाई कोर्ट में इतनी ज़्यादा पेंडेंसी ऑफ जजेस हो जाएगी तभी हम एड हॉक जजेस की अपॉइंटमेंट करेंगे, और कितने लंबे टाइम तक जो है एड हॉक जजेस जो है वो कंटिन्यू करेंगे अपनी जॉब को या फिर सर्विस को, और उनको क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे, ये सारा जो प्रोसीजर है ये स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, ठीक है। अब एड हॉक जजेस जो हैं आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 224A ये हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में अगर एड हॉक जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है तो वो आर्टिकल 127 में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों केसेस में हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी एड हॉक जजेस आ सकते हैं, उस केस में क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, और इस केस में जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डबल म्यूटेंट जो कोरोना वायरस। तो डबल म्यूटेंट जो कोरोना वायरस है उसका नाम दिया गया है B1617, ठीक है। तो ये नाम दे दिया गया है, जो कि इंडिया में बहुत प्रेवलेंट है इस टाइम पर, ये डबल म्यूटेंट वायरस, और ये इसकी जो है दो म्यूटेशंस हैं, जो वो हैं E484Q और L425R, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, और ये इतनी इन्फेक्शियस है कि ये एंटीबॉडीज़ को भी इवेड कर रही है, और ये इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फैलती जा रही है। ये दोनों की दोनों जो हमारी म्यूटेशंस हैं वो हमको पहले ही राउंड में कोरोना वायरस की जब हमने जीनोम सीक्वेंसिंग की थी तो हमको ये मिल गई थी, और जो है इसके अलावा हमारे इंडिया में यूनाइटेड किंगडम और साउथ अफ्रीका वेरिएंट, जिनके ये B117 और B1351 ये इनके नेम है, ये भी इंडिया में प्रेजेंट हैं। अब इंडिया में जो है म्यूटेशंस कौन कौन सी हैं, अब देखो, ये जो हमारी B1617 जो डबल म्यूटेंट वायरस है, ये हमने जहाँ जितना भी डेटा सबमिट किया गया है GISAID, जो जहाँ पर हम सारी कंट्रीज़ अपने वायरस का जीनोम सीक्वेंसिंग करके डेटा जो सबमिट कर रही हैं, तो देखा गया कि जो B1617 वाला जो म्यूटेंट है, जो डबल म्यूटेंट है, वो ऑलमोस्ट 70% उसके केसेस जो हैं वो इंडिया से ही आए हैं, ठीक है। थोड़े बहुत केसेस, लगभग 23% केसेस UK से भी आए हैं, सिंगापुर से भी आए हैं और ऑस्ट्रेलिया से भी आए हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम इंडिया। अब ये जो है ये फेयरली कॉमन है, इसका मतलब इंडिया में, क्योंकि जब 70% केसेस जो डबल म्यूटेंट वायरस के अगर इंडिया से आ रहे हैं तो इसका मतलब ये बहुत कॉमन है इंडिया में, बहुत इन्फेक्शियस है, और 20% केसेस जो महाराष्ट्र में हैं वो इसी डबल म्यूटेंट वायरस के हैं, ठीक है। अब इसमें एक और म्यूटेशन आ गया है, थर्ड सिग्निफिकेंट म्यूटेशन आ गया है इसमें, P614R, और ये तीनों के तीनों जो हमारे ये E484Q, L425R और ये P614R, ये तीनों के तीनों जो म्यूटेंट्स हैं, ये जो हैं हमारे स्पाइक प्रोटीन के अंदर इनकी म्यूटेशन हुई है, ठीक है। तो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ कि जो स्पाइक प्रोटीन आपने देखा हुआ है ना, कि जो ये हम कार्टून्स भी बनते हैं जो ये वायरस के, उस पर क्या होता है कि वो ऐसे पाइप्स से लगे हुए हैं जो वायरस के ऊपर, ये स्पाइक प्रोटीन्स है, जो स्पाइक्स हैं वायरस के, इसको स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। ये अपनी फॉर्म को जब चेंज कर लेता है तो हमारी ये बॉडी जो है इसको पहचान नहीं पाती, ठीक है। तो जब इसी में म्यूटेशन हो जाती है तो हमारी बॉडी को पता ही नहीं लगता कि जो है ये कोरोना वायरस है, और इसके जो हमारी एंटीबॉडीज़ अगर बनी भी हुई हैं तो वो इसके साथ इसलिए फाइट नहीं कर पाती, बिकॉज वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है, ठीक है। और यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी हमको फेस करनी पड़ रही है कि क्या पता वैक्सीन्स जो हैं, जो हमने लगाई हैं, जो हम लगा रहे हैं अभी करंटली, वो भी अगर इस स्पाइक प्रोटीन में जो म्यूटेशन है, अगर वो इसको ना पहचान पाई तो हमारी जो वैक्सीन्स हैं वो भी इसके खिलाफ इफेक्टिव नहीं हो पाएंगी, ठीक है। अब कंसर्न सबसे बड़ा यही है, L452R जो है वो इवन कोरोना वायरस को टी सेल्स से भी, जो टी सेल्स होते हैं जो कि कोरोना वायरस को से लड़ने के लिए बॉडी जो हमारी एंटीबॉडीज़ में प्रोड्यूस करती है, वो टी सेल्स को भी रेजिस्टेंट है, ठीक है। जो ये वाला म्यूटेंट है वो इवन टी सेल्स जो कि हमारी
बॉडी का रिस्पॉन्स है, इम्यून रिस्पॉन्स है, उसको भी रेजिस्टेंट हो गया, तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। अब बहुत सारी वैक्सीन्स हैं, फाइज़र की भी, मॉडर्ना की। अब मॉडर्ना वाली वैक्सीन तो आपको पता ही है कि वो बनी ही स्पाइक प्रोटीन से है, ठीक है। जो आरएनए वैक्सीन है ना मॉडर्ना वाली, तो मॉडर्ना वैक्सीन कैसे बनी थी कि कोरोना वायरस का जो है आरएनए लिया था उन्होंने, और उसके जो स्पाइक प्रोटीन है उसको उन्होंने एक्सट्रैक्ट करके उसके थ्रू जो है वैक्सीन को बनाया था। अब ये वैक्सीन ही स्पाइक प्रोटीन के बेसिस पे बनी है, सो देयर इज़ अ चांस कि इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो भी सफ़र हो गई होगी, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि येस देयर आर जो है हमारी जितनी जो ये वैक्सीन्स हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम इफ क्वेश्चंस ऑफ इफेक्टिवनेस इन दिस केस, और कुछ बहुत सारी ऐसी वैक्सीन्स हैं जो कि प्रोटेक्टिव भी हैं इन वेरिएंट्स के अगेंस्ट, इन म्यूटेशंस के अगेंस्ट, लेकिन हमारे पास अभी कोई क्रेडिबल डेटा उस लेवल का नहीं आया है जिससे हम ये बता पाएँ कि कितनी एफिकेसी जो है वो कम हुई है, या ये जो वैक्सीन्स है ये जो है ये इफेक्टिव हैं भी या नहीं है, ठीक है। अब वर्ल्ड वाइड जो सबसे फेमस जो वेरिएंट्स हैं वो यूके वेरिएंट है, साउथ अफ्रीका वेरिएंट है और ब्राज़ील वेरिएंट है। अब इंडिया वाला एक वेरिएंट वो भी एक बहुत फेमस हो रहा है, जो ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट है, लेकिन ये इंडिया में ही सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, ठीक है। अब हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक ये चैलेंज है कि हमारे वैक्सीन मेकर्स को ये वेरिएशंस के बारे में जो है वो सारा डेटा देना पड़ेगा, सो दैट जो फ्यूचर में वो वैक्सीन अपनी अपग्रेड करेंगे, जो अपनी करंट वैक्सीन्स को जब वो अपग्रेड करेंगे, तो वो ये वेरिएशंस जो स्पाइक प्रोटीन में आई हैं इसको भी अकाउंट करें, और इसके ही बेसिस पे जो अपनी जो वैक्सीन्स को जब वो अपग्रेड करेंगे तो अपनी इस जितनी भी म्यूटेशंस हैं इन सब के अगेंस्ट भी वो अपने वैक्सीन्स को अपडेट करें और बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पेमेंट्स बैंक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इस पे अगर क्वेश्चन आ गया प्रीलिम्स में तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल गो रॉन्ग, जिन्होंने करंट अफेयर्स का ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, कि आरबीआई ने जो करंट लिमिट है पेमेंट्स बैंक की, जिसमें एक पेमेंट बैंक कितनी जो है वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकता है, वो पहले जो 1 लाख होती थी उसको डबल करके 2 लाख कर दिया है, ठीक है। तो अब जो मैक्सिमम बैलेंस अगर आप एक इंडिविजुअल कस्टमर जो पेमेंट्स बैंक में रख सकता है उसको अब 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है, ठीक है। तो पेमेंट्स बैंक के बारे में देख लेते हैं थोड़ा हम। कैपिटल रिक्वायरमेंट पेमेंट बैंक में कितनी होती है? मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो 100 करोड़ होनी चाहिए, और पेमेंट बैंक की जो है वो लीवरेज रेशियो वो 3% से कम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं वो 33.33 टाइम्स जो है वो उसकी नेटवर्थ के से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो मतलब अगर 100 करोड़ की उनकी नेटवर्थ है तो वो उससे 33.33 टाइम्स जो है उससे ज़्यादा लाइबिलिटीज़, जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है वो उस पेमेंट्स बैंक की नहीं हो सकती। नेटवर्थ क्या होती है? पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स। प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है, होना चाहिए? मिनिमम 40% जो है वो प्रमोटर, जो भी बैंक को प्रमोट कर रहा है, जो उसका प्रमोटर डायरेक्टर है, उसकी कंट्रीब्यूशन मिनिमम 40% होनी चाहिए पहले 5 साल तक के लिए, ठीक है। फिर फॉरेन शेयर होल्डिंग, जो एफडीआई की जो लिमिट जितनी प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में है उतनी ही एफडीआई की लिमिट पेमेंट्स बैंक में भी अलाउड है। अब सीआरआर तो उनको मेंटेन करनी ही है आरबीआई के साथ, ठीक है। तो याद रखो सीआरआर वो मेंटेन करते हैं लाइक अदर बैंक्स, और उनको अपनी 75% जो भी उनके अब जितना भी उनके पास डिमांड डिपॉजिट्स का बैलेंस आया, मतलब जितना भी लोगों ने जो उनके पास जो जैसे 1 लाख की जो लिमिट थी, ठीक है, तो उसको 2 लाख कर दिया गया, तो उसका जो 75% है वो उनको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी जो रेशियो में जो एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या ट्रेजरी बिल्स होते हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 ईयर तक होती है, उसके अंदर उतना पैसा रखना है, ठीक है। तो उससे वो उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा, ऑफ कोर्स उससे जो इंटरेस्ट कमाएंगे वो उस बैंक की इनकम होगी। और 25% जो पैसा बचता है मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम की लिमिट है कि वो मैक्सिमम जो है 25% जो है वो करंट या फिर फिक्स डिपॉजिट्स जो कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उनके अंदर वो पैसा रख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये पेमेंट्स बैंक जो है वो एक तरह से कमाई कैसे कर रहा है? एक तो वो 75% जो है वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा रहा है, उससे उनको जो इंटरेस्ट से या यील्ड से जो पैसा कमा रहा है। दूसरा जो 25% बचता है वो उसमें क्या करता है, वो बैंक्स में एफडी करवा देता है या बैंक्स में जो है डिपॉजिट्स करवा देता है, उससे जो इंटरेस्ट आता है उससे वो पेमेंट्स बैंक जो है उसकी इनकम चलती है, ठीक है। अब वो लैंडिंग तो कर नहीं सकते कस्टमर्स को, ठीक है, तो इसीलिए उनकी जो है गवर्नमेंट पेपर्स और बैंक डिपॉजिट से ही उनकी सारी जो है वो इनकम आती है।
डिमांड डिपॉजिट्स को ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं? हमारे करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट जो हम बैंक में खुलवाते हैं वही हमारे डिमांड डिपॉजिट होते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स का मीनिंग क्या हुआ बेसिकली कि उसको आप जब डिमांड करेगा डिपॉजिटर तो उसको वो पैसा वापस देना पड़ेगा, एज कम्पेयर टू टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में तो क्या होता है कि एक जब तक मैच्योर नहीं होगा पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। डिमांड डिपॉजिट में आप कभी भी पैसा वापस ले सकते हो अपना बैंक से। तो वो सिर्फ डिमांड डिपॉजिट ले सकते हैं, वो टाइम डिपॉजिट्स या एफडीज जो होती है फिक्स डिपॉजिट्स वो नहीं ले सकते। अब 2 लाख तक की लिमिट लगा दी है, पहले सिर्फ 1 लाख की लिमिट होती थी इंडिविजुअल कस्टमर की। अब 2 लाख तक जो है वो इंडिविजुअल कस्टमर जो है वो अपना बैंक में जो है बैलेंस मेंटेन कर सकता है पेमेंट्स बैंक में। और पेमेंट्स बैंक जो है वो डिमांड डिपॉजिट्स जो हैं या फिर कोई भी तरह का डिपॉजिट जो है बेसिकली डिमांड डिपॉजिट्स ही होगा, वो एनआरआई से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि एनआरआई से जो है वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते पेमेंट्स बैंक। क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकते ऑफ कोर्स, लेकिन एटीएम या फिर डेबिट कार्ड्स वो इशू कर सकते हैं, बिकॉज डिमांड डिपॉजिट्स वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो एटीएम और डेबिट कार्ड्स तो ऑफ कोर्स वो है जो है वो एक्सेप्ट कर वो इशू कर ही सकते हैं। ठीक है, लैंडिंग वो नहीं कर सकते, इसलिए जो है वो क्रेडिट कार्ड्स को इशू नहीं कर सकते। पेमेंट्स और रेमिटेंस सर्विसेज का ही इनका मेन काम है। सिंपल नॉन रिस्क जो होते हैं जिसमें रिस्क नहीं है, वैसे सिंपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो इशू कर सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड यूनिट्स या फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो है, ये ऐसे जो है प्रोडक्ट्स जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है ये पेमेंट बैंक इशू कर सकते हैं फॉर देयर इनकम सोर्स। ठीक है, सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे, वी विल मीट ऑन मंडे नेक्स्ट। Until then, goodbye and take care.